ठीक है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि वो लोग जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified by from contracting by any law to which he is subject। ठीक है ना, इसके बारे में लिख लो, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो जरा, तो ये जो 1.1 है, इस 1.1 का क्या मतलब है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो मेजर हो, नालायक लड़कियों बात मत करो, समझ में, ठीक है, माइनर नहीं, जो मेजर होगा वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्लियर है, ठीक है। दूसरा, जो साउंड माइंड का होगा, अगला पगला ना हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। और तीसरा, जो डिस्क्वालिफाइड ना हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड। कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है कानून ने कि ये लोग नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नॉट डिस्क्वालिफाइड की कैटेगरी में आना चाहिए। आ रहा है क्या ये समझ में? इस कैटेगरी में आना चाहिए वो, नॉट डिस्क्वालीफाइड वाली कैटेगरी। तो दिक्कत है क्या इसमें? समझ तो नहीं आ गया कहीं? ठीक है ना, क्लियर है, आसान सा है। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो, तो 3 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखो आप, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, ये 3 चीज़ें जो है वो ध्यान से देखो आप, क्लियर है? क्या बोल रहा है, मेजॉरिटी का है, साउंड माइंड का है और नॉट डिस्क्वालिफाइड है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बाकी के में देखो आपके पास नोट्स भी हैं, एक भी नो है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इन सारे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि किसी ना किसी एक में क्या है, नो है। देखो जरा आप ध्यान से, अरे समझ में, यस यस नो है, देखो तीसरा नो है, बीच वाला नो है, फिर ऊपर वाला नो है, फिर 2 नो है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक भी चीज नो हुई, यानी कि जब तीनों चीज होंगी, साउंड माइंड के भी होना चाहिए, मेजर वाली एज के भी, इसका मतलब इसको उल्टा अगर अपन बोले तो कैसे बोलेंगे कि एक भी प्रॉब्लम हुई तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपका साउंड माइंड का होना भी जरूरी है, आपका मेजर होना भी जरूरी है, और कानून में आपको मना ना किया गया हो ये भी जरूरी है। आ रहा है क्या ये समझ में? नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर है? तो ये 3 टेस्ट जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं, एज, साउंडनेस और डिस्क्वालिफिकेशन, क्लियर है? इनको ध्यान रखा जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इन तीनों को विस्तार से इसी चैप्टर में, इस अध्याय में हमको पढ़ना है, क्लियर है? ठीक है ना। सबसे पहला है बेटा अग्रीमेंट्स विद माइनर, माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट, माइनर के साथ अग्रीमेंट क्या होगा? सबसे पहले माइनर मतलब कौन?
जो इन जनरल अठारह साल से कम का हो। समझ में आ रहा है क्या आपको? माइनर कौन है? जो इन जनरल 18 साल से कम का हो। क्लियर है? ठीक है ना? लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर जो है, ठीक है, वो जनरली तो 18 ईयर्स है, पर ठीक है, अलग अलग एक्ट्स में माइनॉरिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे शादी करने के लिए लड़कों की एज की माइनॉरिटी कब तक रहती है? 21 ईयर। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगी? 18 ईयर। ऐसे ही वार्ड्स ऑफ, ठीक है, कौन सा एक्ट है? गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, इसमें भी 21 ईयर्स है। आ रहा है समझ में? सुपरिटेंडेंट ऑफ कोर्ट ऑफ आर्ट्स वाला एक्ट है, इन दोनों एक्ट के लिए भी 21 ईयर्स है। तो ये जो दो एक्ट है इनके लिए 21 ईयर है, बाकी सारे केसेस में क्या मान के चलोगे आप? 18 ईयर्स। मतलब अगर इन दो चीजों के केस आते हैं, ये नाम याद कर लो, गार्जियन ऑफ वार्ड्स एक्ट और सुपरिटेंडेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, ये दो नाम याद कर लो। इन दो केसेस में क्या होगा? 21 साल की एज कंसिडर करेंगे। बाकी सब केसेस में माइनॉरिटी की एज क्या है बेटा? 18। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? चलो अब माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट का क्या होगा? ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट, किए गए अग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होंगे। इनको अपन क्या बोलेंगे? वॉइड एब इनिशियो। चलो क्लियर है क्या? माइनर के साथ किए गए अग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड होंगे, जिसको क्या बोलते हैं? वॉइड एब इनिशियो। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब दूसरा देखते हैं, है ना? पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट्स विद साइन। देखते हैं क्या होगा इनका, है ना? पहला, तो पहला पॉइंट मैंने लिखवा दिया है तुम लोगों को। पहला पॉइंट यही है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट क्या है बेटा? वॉइड एब इनिशियो। देख पा रहे हैं आप? क्लियर है? इसमें जो केस दिया गया है, इसमें जो केस दिया गया है वो समझा देता हूं मैं। केस क्या दिया गया है? अच्छा लिखा नहीं है क्या ये वाला पूरा? लिख लो, लिख लो।
ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर है? चलो देखो, ठीक है, कि पहला पॉइंट है माइनर के साथ वैलिडिटी का क्या है, वॉइड हैव इन इशू। माइनर के साथ आपने अग्रीमेंट किया तो कोई वैलिडिटी नहीं। क्यों? रीजन क्या है? बस ये रीजन है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं भैया, हम ये करते हैं कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे वो निभाना पड़ेगा, लेकिन इस बाइंडिंग, इस बाउंडिंग उस सिचुएशन में किसको अपन नहीं एंटर करने दे रहे? माइनर को। क्योंकि वो किसी ऐसी चीज के लिए अपने आप को बांध सकता है जो उसको नहीं पता कि उसके बहुत ज्यादा खिलाफ जा सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? माइनर के पास प्रॉपर्टी एक टॉफी में छोड़ दे वो प्रॉपर्टी पूरी। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? इसलिए माइनर के साथ अग्रीमेंट्स करने के लिए मना किया हुआ है। तो दिक्कत है क्या? ठीक है ना? उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, जो केस है वो समझा देता हूं तुमको, है ना? ठीक है ना? केस देखो, ठीक है, केस क्या देखो, डी नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, डी जो था वो माइनर था। इस माइनर ने, ठीक है, एम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। एम ने माइनर को लोन दिया और माइनर ने एम के पास क्या करवाया? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब कि गिरवी रखना, अपना मकान गिरवी रखना। अब एम मेजर था, लेकिन डी जो था वो क्या था? माइनर। समझ में? डी ने लोन नहीं चुकाया, है ना? डी ने लोन नहीं चुकाया। अब एम ने केस किया। सवाल ये है, एम जीतेगा या डी जीतेगा? डी। समझ में आ रहा है? एम केस हार गया क्योंकि उसको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही, बिल्कुल सही। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? बोलो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि माइनर पे एस्टॉपल भी नहीं लगता। इसका मतलब माइनर अपनी कही बात से मुकर सकता है।
एस्टॉपल मतलब कि एक बार कही बात से आप नहीं मुकर सकते, ये बोलता है एस्टॉपल का रूल। ठीक है ना, आप रीड करो एक बार एस्टॉपल। एस्टॉपल पूरा कॉन्सेप्ट है। एस्टॉपल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि कोई एक बार अपनी कही बात से मुकर नहीं सकता, ये एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, मतलब बोल के फंस जाने वाली बात है एस्टॉपल। क्लियर है? रीड करो इसको। इसका मतलब समझ रहे हो कि माइनर ने झूठ बोल दिया कि मैं मेजर हूं, फिर मेजर ने धोखे से उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो क्या माइनर बंधेगा? नहीं, तब भी माइनर नहीं बंध रहा। यानी कि ये मेजर की ही जिम्मेदारी है कि पता करे। बच्चे तो झूठ बोल ही सकते हैं, तो भगवान का रूप होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ऐसा कानून का मानना है। समझ में आ रहा है? कैसे भी हो लेकिन बच्चे भगवान का रूप होता है, ऐसा कानून मानता है। मतलब आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? तो रीड करो इसको। अ माइनर इज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम सेटिंग अप द प्ली। प्ली वर्ड है कि रिक्वेस्ट। इसका मतलब यह है कि माइनर ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि भैया मैं माइनर हूं। ही में प्लीड माइनॉरिटी इन्फेंसी टू एस्केप फ्रॉम बीइंग लायबल। अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए वो बोल सकता है क्या कि मैं माइनर हूं? हाँ, वो ऐसा बोल सकता है। आ रहा है समझ में? तो भीमप्पा के केस में क्या हुआ था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि जहां पर इन्फेंट मतलब कि वो बच्चे ने अपने आप को झूठी तरीके से फ्रॉडुलेंटली क्या बताया कि वो मेजॉरिटी के एज का है, और अदरवाइज दैट ही इज एज ऑफ द ऑफ एज, ही इज ऑफ एज, देयर बाय इंड्यूसिंग अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। ठीक है, he in an action founded on the contract is not stopped from setting up infancy। लाइन का मतलब ये है कि उसको रोका नहीं जाएगा माइनॉरिटी बोलने से, वो माइनॉरिटी बोल सकता है। इसका मतलब ये लेके चलो। क्लियर है क्या? आ रहा है समझ में? दोनों माइनर हैं तो खेल रहे हैं, वो तो घर घर खेलते ना जैसे छोटे बच्चे। आ रहा है समझ में? केस करने कौन जाएगा? छोटे बच्चे खेल रहे, एक ने दूसरे को कार बेच दी, उसने उसको घर बेच दिया, वैलिडिटी है वैलिडिटी? नहीं है। सिंपल। क्लियर है? कितने भी सीरियस मूड में हो ना वो लोग, तो आ रहा है समझ में? ऐसे ऐसे बच्चों के करने से करने लग गए तो लोगों के घर बिक जाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? बच्चे क्या, पापा ने एक चांटा मारा, घर बेच दिया उनने उठा करके, जो पापा ने उसका नाम किया था, गाड़ी बेच दी। आ रहा है समझ में? घर वाले ने प्यार में उसके नाम पे कर रखा था, घर वाले रोड पे आ गए, खुद भी वो क्योंकि गुस्सा आ गया था, पापा ने चांटा मारा था। पॉइंट समझो ना? क्लियर है? इसलिए माइनर को नहीं कर रहे अपन। ठीक है? क्लियर है? कोई चांस नहीं। ठीक है, अब लेकिन एक वो है, मान लो कि फ्रॉडुलेंटली अगर क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन एज मेजर। बहुत नालायक, कुछ कुछ बच्चे बहुत ही नालायक होते हैं। अरे समझ में? तो एक ऐसे ही हाँ, बहुत क्या कहते हैं, नालायक बच्चा, उसने क्या किया, मेजर मुँह चूच लगा के चला गया। अच्छा, मम्मी ने खूब ब्रोनविटा पिलाया तो एकदम बड़े टाइप दिखने लगा हो, तो जाके दुकान में कॉन्ट्रैक्ट कराया। समझ आ रहा है? तो खूब घर के लिए शॉपिंग कर ली, राशन राशन लेते लेते कह रहा है, अरे हाँ ये टॉफ़ी का डब्बा दे दो, बच्चों में बांटना है, ऐसा ऐसा कर करके दुकानदार मान गया। अरे अब वो घर ले आया, बोला हम पैसे ठीक है दे देंगे, घर यहीं पर है मेरा, ये वाला है। समझ में आ रहा है? अब उसने सब अपने बेड के अंदर दबा के रख लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? दुकान वाला कह रहा है कि पैसे दो। तो अच्छा ये बताओ पहले तो कि वो माँ बाप से मांग सकता है क्या पैसे? नहीं, कानून के हिसाब से माइनर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी वाला बंदा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और उसकी कैपेसिटी है नहीं। समझ में आ रहा है? तो गलतियाँ दुकानदार की है। समझ में आ रहा है?
अब वो पैसे मांग रहा है तो माँ बाप तो मना कर रहे हैं करने, हम तो नहीं समझ आ रहे, और वो माइनर से बोल रहा है, माइनर मूछ निकाल दी अपनी। अरे समझ कह रहे कि अब मैं कह रहा मैं तो माइनर हूँ। अरे समझ तो टॉमी बोले अब तो खा गया हूँ मैं। अरे समझ रखे ही हुई है उसके बाद, तो ऐसे तो नुकसान हो सकता है ना, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई केस करो, समझ में आ रहा है, माइनर फंसेगा नहीं, ढूंढेंगे, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर मान लो कि तुमने धोखे में, उसने अपने आप को झूठ बताया था मेजर, और कोई प्रॉपर्टी रख ली थी, अब अगर वो मिल गई तो ले जाओ, लेकिन कोई टॉपिक वो खा चुका है तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी कोई, लेकिन जो प्रॉपर्टी को दबा के रखा हुआ था वो अगर मिल गई वापस तो क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो वो ले जाएगा वापस, जितनी ट्रेस हो गई उतनी मिल जाएगी वापस, बाकी तो जो खा गया वो खा ही गया। पॉइंट समझ में आ रहेगा? अरे समझ क्लियर है, ठीक है ना। देखो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्लियर है। पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है तो वो कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ पर माइनर की खुद ही की है। देख लो एक बार, रीड कर लो इसको। बेटा पूरा रीड करो ना, मैंने जो बताया वही लिखा होगा। इसका स्टेटस को एंटे का मतलब कि वापस से उस बेचारे को उसकी सिचुएशन में पहुंचा दिया जाए, समझ में आ रहा है। मिल गई प्रॉपर्टी तो उस तक पहुंचा दो, ऐसा मकसद है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? आ रहा है बेटा समझ? ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, सबसे पहले टर्म्स की मीनिंग, रैटिफिकेशन यानी कि अप्रूवल। रैटिफिकेशन यानी कि बेटा अप्रूवल, ठीक है। अब अगर मान लो, ठीक है, कि कोई माइनर है, RS में, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक मेजर के साथ। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? उसने कॉन्ट्रैक्ट किया एक मेजर के साथ। कब किया ये कॉन्ट्रैक्ट उसने? 1 जनवरी 2018। और ये जो माइनर है इसका हैप्पी बर्थडे था 10 जनवरी 2018 को, ये 18 साल का था। 18 साल, 18वां बर्थडे था इसका। समझ में आ रहा है?
क्लियर है ना? तो अब जो है 1 तारीख को इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका क्या हुआ? वॉइड एब इनिशियो। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो माइनर है अब ये बड़ा हो गया, आ रहा है समझ में? क्योंकि 18 साल का हो गया। मुझे ये बताओ, ठीक है, कि क्या अब ये अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर सकता है क्या, अग्रीमेंट को? तो जवाब है बेटा नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो सवाल है, कैन अ माइनर अप्रूव एन ओल्ड अग्रीमेंट done when he was a minor? क्वेश्चन है, आंसर है नो। फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मत फंसो, मतलब जब माइनर था तब अग्रीमेंट किया, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ ना, है ना? क्या एक माइनर मेजर बनने के बाद अपना अग्रीमेंट अप्रूव कर सकता है? सही बोल रहे हो तुम, लेकिन ठीक है, मतलब हम उसको माइनर इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि हम इस बात को समझ पाए कि अग्रीमेंट तो नहीं बना ना। अच्छा 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 अच्छा, मैंने, हाँ, आफ्टर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी The answer is no. क्लियर है? तो आपको जो फोर्थ है उसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक वो क्या कहते हैं, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट एक चेक टाइप का होगा, मान लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई चेक है, एन अग्रीमेंट विद माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी, रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ मेकिंग द अग्रीमेंट। इसीलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइटिफिकेशन आप उस डेट का कर रहे हो, उस डेट में तो माइनर थे, इसलिए राइटिफिकेशन में पॉसिबल नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, मेजॉरिटी में उसने जो पहले दिया था एक प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, माइनर था वो, अब मेजर में वो चुका रहा है। क्या ये एनफोर्स किया जा सकता है? क्या ये एनफोर्स किया जा सकता है? एनफोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब उसने माइनर किया था तो कोई अग्रीमेंट एंटर नहीं हुआ। अरे आप बस इतना लिख लो कि माइनॉरिटी के समय किए गए अग्रीमेंट को मेजॉरिटी होने के बाद भी एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब वो बना ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो बाद में अप्रूव कैसे हो जाएगा? क्लियर है क्या? नोट कर लो, कर लिया? ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है, अगर एक माइनर और एक मेजर मिल करके दूसरे मेजर से कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड। लेकिन मान लो ये ए है ना, ये पी है और ये क्यू है, तो लाइबिलिटी बेटा पूरी की पूरी किसके सर पे आएगी? यही लिखा हुआ है, वैलिडिटी ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन। समझ गए पॉइंट?
क्लियर है? बोलो बेटा। साथ ही साथ होता है, ठीक है, उसको मत छोड़ो, सुन दो, सिंपल ग्रामेटिकल वर्ड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू भी होता है उसका मतलब, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लिख लो, विद रिस्पेक्ट टू मतलब समझते हो ना, माइनर को लेकर के वो वैलिड, मतलब माइनर को लेकर के वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। क्लियर है? अब सवाल है, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या माइनर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? ठीक है, तो बेटा इसका जवाब है नहीं, बट एक एक्सेप्शन है। ऑल पार्टनर्स कंसेंट only for benefits, माइनर पार्टनर बन सकता है एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फर्म में, बना नहीं सकता, बनी बनाई फर्म में एडमिट हो सकता, वो भी सारे पार्टनर्स की कंसेंट से, ओनली फॉर बेनिफिट। क्या? हाँ, दोनों होना चाहिए ना, सारे पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए और बनी बनाई फर्म, तीनों होना चाहिए। आए समझ में? आए समझ में? क्लियर है? अब क्या है, क्या माइनर एजेंट बन सकता है क्या? अब देखो, एजेंट वाला सिस्टम समझो, ठीक है ना, एक पर्सन अपनी जगह कॉन्ट्रैक्ट करने किसी और को भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी enter into a contract, but A sent C to sign on his behalf,
in this case C is an AG. क्लियर है? तो माइनर, अच्छा जिसने भेजा है, एंड ए इज प्रिंसिपल। ठीक है, तो माइनर सी तो बन सकता है, ए नहीं बन सकता। सी कैन बी ए माइनर, ए और बी कैन नॉट बी ए माइनर। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सी तो बन सकता है, ए और बी नहीं बन सकता, तो दिक्कत। ठीक है, अब क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर शेयर होल्डर सिर्फ फुली पेड शेयर्स का बन सकता है, वो भी जब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हो तब। क्लियर है? ठीक है, क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी लायबिलिटी ही नहीं आती। क्लियर है क्या? ठीक है, 10th पॉइंट कह रहा है कि माइनर के बेनिफिट के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर की बेनिफिट के लिए है तो फिर माइनर उसको एनफोर्स कर सकता है। ठीक है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है तो ही वैलिड होगा। तो माइनर प्रॉमिस ही तो हो सकता है, प्रॉमिसर नहीं होगा। मतलब
माइनर को किए गए प्रॉमिस निभाने पड़ेंगे, माइनर ने जो प्रॉमिस किए हैं वो छोड़ सकता है। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब क्या माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर के गार्जियन लायबल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माइनर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हु विल बी लायबल? माइनर खुद, वो भी नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना। अब माइनर के बिहाफ में अगर मान लो कि गार्जियन करे तो भी न माइनर लायबल होगा ना गार्जियन लायबल होगा। स्कूल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्कूल वाले आपके पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि तुम पढ़ना। पॉइंट समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है ना। किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं ना, तो माँ बाप और स्कूल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चे की पढ़ाई के लिए। वो एनफोर्स कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए क्योंकि वो बच्चे के बेनिफिट के लिए है। और वैसे भी एनफोर्स में लिखा हुआ है कि अगर उसके बेनिफिट के लिए और गार्जियन के अथॉरिटी के स्कोप में, जैसे पेरेंट्स की तो अथॉरिटी होती है, कई बार पेरेंट्स के अलावा कोई गार्जियन होता है, तो अगर गार्जियन के अथॉरिटी के स्कोप में आता है तो माइनर पे एनफोर्स हो सकता है कि अगर उसके बेनिफिट के लिए है तो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो ये वाले पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, नेसेसरीज वाला मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। रीड कर लो इसको एक बार, बाकी